गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। यहाँ देखेंगे हम आपदाएं और आपदा प्रबंधन का सेकेंड पार्ट। यहाँ हमने वैसे पिछले फर्स्ट पार्ट में देखा कि आपदा क्या होती है। आपदा क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति पर जब मानवीय और प्राकृतिक रूप से कोई विपदा आ जाती है तो वो आपदा कहलाती है। आपदा आने से काफ़ी नुकसान होता है, जान मान की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है। आपदा को जैसे मैंने बताया 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अचानक आने वाली आपदा, धीरे धीरे आने वाली आपदा, महामारी आपदा, प्रौद्योगिकी आपदा और युद्ध, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपदा को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। हम 2 प्रकारों में बांटेंगे। आपदा के जो प्रकार हैं, पहला है प्राकृतिक आपदा और सेकेंड है मानवकृत आपदा। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक आपदा। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक के द्वारा जो होती है या प्राकृतिक तौर पर जो आपदाएं आती हैं वो प्राकृतिक आपदा होती है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक आपदा में क्या आएगी, जैसे बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। अब मानवकृत आपदा के अंतर्गत आ जाएगी, जैसे सड़क दुर्घटना हो गई, घर में आग लग गई, तो ये मानवकृत आपदा होती है जिसके लिए पूरी तरीके से मानव जिम्मेदार होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक आपदा में देखेंगे सूखा क्या होता है। जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि 25% से या उससे ज़्यादा कमी आ जाने पर सूखा की स्थिति बनती है। अब सूखा की स्थिति किस प्रकार से बनती है, जैसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, है ना, नॉर्मली जितनी बरसात होती है उससे अगर आधी या आधी से कम, या कह सकते हो आप कि 50% या 50% से कम अगर बरसात होती है तो वह सूखा की स्थिति बना देती है। निरंतर अगर एक साल में अगर वर्षा की कमी आई है तो हम नहीं कह सकते कि सूखा की स्थिति वहाँ बनी हुई है। निरंतर 2 या 2 से अधिक वर्षों तक बरसात में कमी आ जाती है तो वहाँ पर सूखा की स्थिति बनती है। अब हम देखेंगे सूखा की स्थिति किस प्रकार से बनती, मानव भी इसके लिए जिम्मेदार रहता है। जैसे कि गलत तरीकों की जो खेती का इस्तेमाल मानव कर रहा है, निरंतर उसे अंधाधुन अपने फायदे के लिए जंगलों को कटाव कर रहा है वो, और अंधाधुन तरीके से पेड़ों को काट रहा है, तो इससे क्या होती है, प्राकृतिक पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव सूखा के कारण हम देख सकते हैं। सूखा ग्रसित क्षेत्र कौन कौन से हैं? सूखा ग्रसित क्षेत्र अगर हम देखा जाए तो ऐसी जगह जैसे कि राजस्थान हो गया, राजस्थान में सूखा जो है वो हर प्रतिवर्ष लगभग देखा जाए तो आपको प्रतिवर्ष या हर दूसरे वर्ष सूखा की स्थिति बनती है। एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे सूखा या फिर बाढ़ की जो परिस्थिति है ये एक समान, सभी जगह एक समान नहीं रहती है। अगर कहीं पर सूखा की स्थिति है तो उसी वर्ष दूसरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसा हम देखते हैं कि सूखा की स्थिति, और किसी एक राज्य में ज़रूरी नहीं है कि एक पूरे राज्य में सूखा है तो पूरे राज्य में सूखा है, नहीं, राज्यों में भी क्षेत्र अनुसार सूखा की स्थिति बनती है। दूसरी आपदा में हम देखेंगे बाढ़। किसी बड़े भूभाग में किसी भी कारणों से हुआ जल भराव जिससे जनधन की हानि होती है, बाढ़ कहलाती है। बाढ़ क्या होती है, जब किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, भर जाता है और जिससे कि जान मान की हानि हो जाती है तो वो बाढ़ की स्थिति बनाती है। जलाशयों में पानी में वृद्धि होना या भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघना या तेज हवाओं या चक्रवात के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आ जाती है। तो अब देखा हम लोगों ने बाढ़ क्या होती है, बाढ़ के प्रभाव क्या है। बाढ़ के प्रभाव में हम देखेंगे, बाढ़ के प्रभाव से क्या होती है, संपत्ति की हानि होती है, मृत्यु और जनस्वास्थ्य प्रभावित होता है, जल आपूर्ति में व्यवधान होता है, फसलों एवं खाद्य आपूर्ति होती है, मृदा संरचना में परिवर्तन होता है। संपत्ति की हानि तो होती है, जैसे कि कोई भी क्षेत्र पानी में डूब जाएगा तो वो जनरल सी बात है कि वो खराब हो जाएगा, वहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो जाएगा, तो संपत्ति की हानि होती है। साथ ही साथ बाढ़ की चपेट में आए लोग
कई लोग मर जाते हैं और बाढ़ के जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां बाढ़ अपने पीछे छोड़ जाती है, जैसे हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, और गंदे पानी पीने से और भी कई अंदरूनी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और क्योंकि कुओं में, तालाबों में, नदियों में बाढ़ के आने से कचरा, गंदगी आ जाती है, जिससे कि पीने की पानी की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। फसल में भी कमी आ जाती है। जैसे कोई क्षेत्र है जिसमें खेत है जो पानी की बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, तो वहाँ पर हुई फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और फिर खाद्य की आपूर्ति, खाद्य की कमी भी आ जाती है, अनाज की कमी भी आ जाती है। मृदा संरक्षण में परिवर्तन, कभी कभी क्या होता है, मृदा संरक्षण में भी परिवर्तन आ जाता है। मिट्टी की जो ऊपरी सतह रहती है ना, पानी की बहाव से क्या होता है, वो ऊपरी सतह बह जाती है, तो कभी कभी बंजर भूमि उर्वरक भूमि में परिवर्तित हो जाती है और उर्वरक भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार से मृदा संरक्षण में भी परिवर्तन आता है। अब बाढ़ आपदा को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? बाढ़ आपदा को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, जैसे बड़े बड़े तालाब बना दिए, है ना, इस प्रकार से, जिससे कि जो क्षेत्र का जो पानी है वो नदियों में ना सम्मिलित होकर उन जलाशयों में भरा जाए। इसके बाद जो नदी के जो तटबंध रहते हैं उनमें अधिक से अधिक पेड़, सघन वन वृक्षारोपण किए जाने चाहिए, जिससे कि उनके जो किनारे रहते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज जो सहायक नदियां होती है, उन सहायक नदियों में, छोटी छोटी नदियों में, बड़ी नदियों की जो छोटी छोटी नदियां जो सम्मिलित होती है उन नदियों में बांध बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उन छोटी नदियों को पानी को रोका जा सके, संग्रहित किया जा सके, उसका दोबारा से उपयोग हो सके और साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति भी उससे कम होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, बाढ़ के आने से क्या होता है, बहुत सा मलबा, मट्टी, गंदगी, रेत नदी के पानी के साथ बह के आ जाती है। तो कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण होता है, आप अगर देखोगे कि 1 किलोमीटर अगर सड़क बनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसके लिए कम से कम 60,000 टन मलबा निकाला जाता है। तो अब तक ऐसी गणना की गई है कि अब तक लगभग 50,000 किलोमीटर सड़क पहाड़ी क्षेत्रों में बन गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना टन जो मलबा है वो एकत्र हुआ होगा। तो ये मलबा क्या होता है, भूसंकलन के द्वारा या फिर पानी के बहाव के द्वारा नदियों में बह के आ जाते हैं, जिससे कि नदी के जो तल में ये जमा हो जाते हैं, जिससे कि नदी की जो गहराई है वो कम हो जाती है। तो ये भी बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से सड़क निर्माण किए जाने चाहिए, जिससे कि कम से कम विस्फोट किया जाए और कम से कम मलबा निकले उससे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सुनामी क्या होता है। सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी में महासागरीय धरातल में अचानक हलचल उत्पन्न होता है और महासागरीय जल अचानक विस्थापित होता है। जैसे कि भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है धरातल पे, ये तो हमने देखा ही होगा। जब यही सेम क्रिया जब समुद्री तल के अंदर होता है तो उसका परिणाम रहता है सुनामी। सुनामी में जो समुद्र की लहरें होती हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर आ जाती हैं। सामान्यतः प्रारंभ में सिर्फ एक ऊर्जावर्धन तरंग ही उत्पन्न होती है, परंतु कालांतर में जल तरंग में एक श्रृंखला बन जाती है। अब जैसे भूकंप आता है तो ये है भूकंप केंद्र है, तो ये भूकंप केंद्र जैसे ही आता है कंपन के द्वारा ये तरंगों में ऐसे फैलता है। तो भूकंप की प्रक्रिया ऐसी होती है, सुनामी की भी ऐसी होती है। अचानक से तो जो लहरें आती हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो उसकी तरंगे होती हैं वो बार बार लहरों के रूप में दिखती है, जो कि सुनामी का रूप लेती है। भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? समुद्र तटीय क्षेत्र सुनामी आपदा के प्रभाव क्षेत्र। सुनामी आपदा के क्षेत्र में प्रमुखता तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि सूखा को मानवकृत आपदा किस प्रकार से मानवकृत आपदा होती है। जैसे आग लगना है ना, सड़क दुर्घटना होना, तो ये मानवकृत आपदा कहलाती है। अब इनको हम कैसे रोक सकते हैं? मानवकृत आपदाओं को हम क्या उपाय है? जैसे हम घर से बाहर जाएं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सारे स्विच ऑफ करके जाएं, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, है ना। जब घर के भीतर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ ना रखे, जैसे डीजल, कैरोसिन, इस प्रकार के बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज करके इसको ना लगे, जितना लगे केवल उतना उपयोग, उतना
जितना आपको उपयोग में है केवल उतना ही रखें। बिजली के लिए एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण ना लगाएं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण लगा देते हैं, जिससे भी शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आग लगने पर दमकल विभाग को बुलाएं, उन्हें अपना पता तथा आग की प्राकृतिक का स्थान भी सूचित करें। और जैसे ही आग, जैसे मान लो अचानक लग भी जाती है, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। तो जैसे ही आग लगे हमें दमकल यानी कि फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना चाहिए और उन्हें सही पता बताना चाहिए, जिससे कि वो तत्काल सही दिशा पर आ जाएं। सड़क दुर्घटना एक आम दुर्घटना है ना। सड़क दुर्घटना आए दिन हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सड़क दुर्घटना भी एक बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे सामने है। सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है? यातायात के नियमों को पालन नहीं करते हैं, नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, वाहन का रखरखाव अच्छे से नहीं करते हैं। अब इसके बचाव के क्या तरीके हैं? इसके बचाव के ये तरीके हैं कि आपको पूरे ट्रैफिक रूल को अच्छे से ट्रैफिक रूलों को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी ड्रिंक करके नहीं चलाना चाहिए। तो इन कुछ सावधानियों को बरत के हम सड़क दुर्घटना को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। उसके बाद रासायनिक आपदा भी एक प्रकार से मानवकृत आपदा है। कभी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज रहते हैं उनमें रासायनिक फैक्ट्रीज रहते हैं, उनमें क्या होता है, अचानक कभी लीकेज आ जाता है, क्रैक हो जाता है, जिससे कि वो उसकी गैस का रिसाव हो जाता है और वो गैस का रिसाव वातावरण में फैल जाता है और श्वसन क्रिया के द्वारा, सांस लेने के द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी गतिविधियां होती है। तो इसके रोकथाम का भी ये तरीका है कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री से रासायनिक उद्योग हैं उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसके बाकायदा समय समय पे उसका रखरखाव करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।